नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानदीप सेंटर ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। हम काफ़ी समय से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को देखेंगे और एक्सपोर्ट क्रेडिट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग। फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज इन डिफरेंट कंट्रीज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम होम ट्रेड. Basic tasks similar to home trade, receiving and making payments, involve complexities such as currency difference, lack of personal contact, and varied trade practices. तो इसमें बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि दो पार्टीज़ के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, जो दोनों पार्टीज़ हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है। यही इसे होम ट्रेड से डिफ्रेंशिएट करता है। बाकी जो बेसिक टास्क है इसके हैं वो सिमिलर है होम ट्रेड के, तो रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट करना। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, तो करेंसी डिफरेंस है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं रहता है क्योंकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर तो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनका एक पर्सनल कांटेक्ट नहीं रहता है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब सर देखिए, एक्सपोर्टर को जो है, अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट को अपन रेफ़र कर सकते हैं कि एक्सपोर्टर को एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग या क्रेडिट फैसिलिटी से है जो उसे ओवरसीज़ मार्केट में गुड्स या सर्विसेज सेल करने में मदद करती है। ये ऑप्शन ट्रेड फाइनेंस को फैसिलिटेट करने में यूज़ होता है सच जैसे फॉरेन बायर्स को फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए एलसी या गारंटी प्रोवाइड करना। एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। चैलेंजेस जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड इंक्लूड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन करेंसीज, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, वेरिएशंस इन ट्रेड प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, उनके रूल्स रेगुलेशंस अलग होते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो एक कंट्री के लिए अंदर लीगल है लेकिन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वो इलीगल है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स इसमें रहती है। एक्सपोर्ट क्रेडिट को फ्रेंड्स हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्री शिपमेंट क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। इनके भी दो पार्ट्स होते हैं। प्री शिपमेंट क्रेडिट एक इंडियन रुपीज़ में होती है और एक फॉरेन करेंसीज़ में होती है। उसी तरह पोस्ट शिपमेंट भी इंडियन रुपीज़ में होती है और फॉरेन करेंसीज़ में होती है। अब प्री शिपमेंट क्रेडिट क्या होती है? फाइनेंसिंग बिफोर शिपमेंट ऑफ गुड्स के शिपमेंट से पहले की जो फाइनेंसिंग होती है दैट इज कॉल्ड प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग। एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग वो होती है जो फाइनेंसिंग आफ्टर शिपमेंट अंटिल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर रियलाइज। जब तक एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज नहीं हो जाते तब तक, और शिपमेंट के बाद की जो भी फाइनेंसिंग रहती है वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंसिंग कहलाती है। अब प्री शिपमेंट क्रेडिट के बारे में देखिए क्या कहता है। प्री शिपमेंट क्रेडिट मीन्स वर्किंग कैपिटल नीड टू द प्री शिपमेंट स्टेज granted based on the letter of credit or confirm order must be liquidated from the export proceeds। तो देखिए फ्रेंड्स, प्री शिपमेंट क्रेडिट का जो है कोई भी लोन या एडवांस या अदर क्रेडिट जो बैंक द्वारा एक्सपोर्टर को शिपमेंट से पहले गुड्स की पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, परचेज की फाइनेंसिंग के लिए ग्रांट की जाती है दैट इज़ कॉल्ड प्री शिपमेंट क्रेडिट कहलाती है। प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है प्री शिपमेंट स्टेज पर एक्सपोर्टर की वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करती है। जब एक एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होता है तो उसके पास शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट किए जाने वाला गुड्स रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। हम जानते हैं कि किसी भी गुड्स को उसका लॉजिस्टिक, उसका गोडाउन का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए कई बार क्या होता है वो आपके पास रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। आपके पास ऑर्डर आया उसी समय आप उसको प्रोक्यूरमेंट और सब चालू करते हैं, तो देखिए उसके पास अवेलेबल नहीं होता तो उसे रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स परचेज करना होता है, फिर उसको प्रोसेस या मैन्युफैक्चर करना होता है। कई बार उसे सप्लायर से गुड्स प्रोक्यूर करना होता है, फिर उसे पैक करके पोर्ट टाउन पर डिस्पैच करना होता है। इन सब पर्पज़ के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है जिसे प्री शिपमेंट क्रेडिट कहते हैं। बैंक क्रेडिट ग्रांट करने से संबंधित सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके प्री शिपमेंट क्रेडिट देता है। हालांकि ऐसी क्रेडिट को ग्रांट करने के कुछ बेसिक नियम हैं
रूल्स हैं वो क्या है वो देखते हैं हम। एक्सपोर्टर के फेवर में इंपोर्टर द्वारा एलसी ओपन करवाया गया हो तभी हम प्री शिपमेंट क्रेडिट बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से जारी करते हैं, या इंडिया से गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए कंफर्म और इररिवोकेबल ऑर्डर या ऐसे ऑर्डर का कोई ऐसा एविडेंस हो जो कंफर्म करता कि हाँ भाई एक्सपोर्टर को ऑर्डर मिला है। तो ये हो गया प्री शिपमेंट क्रेडिट फाइनेंस करते समय बैंकर्स को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इसके अलावा प्री शिपमेंट ग्रांट करते समय बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। एक बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको यहाँ एक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। प्री शिपमेंट उस पीरियड के लिए दिया जाता है जो एक्सपोर्टर की नीड को पूरा कर सके और उसके लिए एडुकेट हो। हालांकि ये पीरियड 180 दिन को एक्सीड कर जाता है तो फिर आरबीआई की तरफ से आपको रीफाइनेंस नहीं मिलेगा। आरबीआई का रीफाइनेंस आपको चाहिए बैंक को तो 180 दिन का ही उसको टाइमलाइन रखना पड़ेगा। अगर प्री शिपमेंट एडवांस एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन के 360 दिनों के भीतर एडजस्ट नहीं किया जाता है तो एडवांस कंसेशनल रेट के लिए भी एलिजिबल नहीं रहेगा। मतलब 180 दिन के अंदर हमको रखना है उसको कि ताकि हमें आरबीआई से रीफाइनेंस मिल सके, और 360 डेज़ के विदिन 360 डेज़ हमको इसको एक्सपोर्ट प्रोसेस से लिक्विडेट करना है। पैकिंग क्रेडिट एक्सपोर्टर की ज़रूरत के आधार पर लमसम या इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ की जा सकती है। बैंक को फंड के एंड यूज़ की निगरानी करनी चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए। एक्सपोर्टर की जेन्युइन रिक्वायरमेंट और उसका यूटिलाइजेशन इंश्योर करना चाहिए। प्री शिपमेंट क्रेडिट को बैंकर द्वारा एक्सपोर्ट बिल की परचेज डिस्काउंट के प्रोसेस से लिक्विड करना चाहिए। इस प्रकार के प्री शिपमेंट क्रेडिट को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इस तरह से प्री शिपमेंट क्रेडिट को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। जो बहुत सी बार क्या होता है एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके मामले में नॉन एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट को विद इन द कंट्री बेचा जाता है, तो ऐसे में नॉन एक्सपोर्टेबल पोर्शन को जो कवर करने वाली पैकिंग क्रेडिट होती है तो उसमें बैंक को डोमेस्टिक एडवांस पर जो लगने वाले कॉमर्शियल रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ मामलों में फ्रेंड्स एक्सपोर्टर को इंपोर्टर से एलसी या एक्सपोर्ट ऑर्डर की एंटीसिपेशन में भी वर्किंग कैप क्रेडिट की नीड होती है। उसको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे एंटीसिपेशन है कि मुझे इंपोर्टर से एलसी या कंफर्म ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा तब होता है जबकि क्या होता है रॉ मटेरियल सीजनल नेचर का होता है या मैन्युफैक्चरिंग का टाइम डिलीवरी शेड्यूल से ग्रेटर होता है। तो ऐसे मामले में बैंक प्री शिपमेंट क्रेडिट रनिंग अकाउंट फैसिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सपोर्टर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए टेकिंग इन द अकाउंट द नीड ऑफ एक्सपोर्टर फॉर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर या एलसी पर जोर दिए बिना यानी विदाउट इंसिस्टिंग क्रेडिट ग्रांट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड था पूरा प्री शिपमेंट क्रेडिट के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के बारे में। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इज रिक्वायर्ड आफ्टर शिपमेंट टू रियलाइज ड्यूज फ्रॉम द इंपोर्टर granted by purchasing, discounting export bill or granting advance. Period of credit varies based on the type of bill, demand and usage. तो फ्रेंड्स अभी देखिए पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट की ज़रूरत तब पड़ती है जब एक्सपोर्टर गुड्स शिप कर देता है और शिपिंग डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लैंडिंग इत्यादि हासिल यानी सिक्योर कर लेता है। अब एक्सपोर्टर की जो चिंता है उसकी वरी है वो क्या है, उसकी वरी यह है कि इंपोर्टर से अपना बकाया वसूल करना, आउटस्टैंडिंग वसूल करना। इसके लिए इंपोर्टर पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। बिल या तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बेसिस पर या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस पर तैयार किया जाता है। पहले वाले मामले में यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बेसिस में इंपोर्टर अपने बैंकर के जरिए भेजे गए बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस देकर डॉक्यूमेंट की डिलीवरी ले लेता है। इसके बाद वो शिपिंग कंपनी से गुड्स की डिलीवरी ले लेता है और एक्सेप्टेड बिल का पेमेंट ड्यू डेट को कर देता है। अगर बिल सेकंड वाला जो हमने बेसिस देखा था डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बेसिस पर तैयार किया जाता है तो डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को उसी समय पर जारी कर दिए जाते हैं। फिर बिल प्रेजेंटेशन पर वह यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट कर देता है। ये रहा इसका बेसिक। आगे देखिए फ्रेंड, एक्सपोर्टर का बैंक उसे पोस्ट शिपमेंट एडवांस को दो तरीके से प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्टर का बैंक जो है पोस्ट शिपमेंट को दो तरीक़ों से प्रोवाइड करता है। पहला है एक्सपोर्ट बिल की परचेजिंग, डिस्काउंटिंग और नेगोशिएशन द्वारा।
सेकंड है बिल फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट एडवांस ग्रांट करके। इस प्रकार एक्सपोर्टर बैंक द्वारा इंपोर्टर से एक्सपोर्ट बिलों की प्रोसीड से पोस्ट शिपमेंट को लिक्विडेट कर देता है। बैंक जो है एक्सपोर्टर को ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट भी एडवांस दे सकता है, जो कि एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट से लेनी होती है। ऐसा एडवांस एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट से ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव होने पर लिक्विडेट कर दिया जाता है। सेकंड, इसमें आप देखेंगे पीरियड ऑफ क्रेडिट वेरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिल्स के बारे में था, तो उसमें देखिए पीरियड ऑफ क्रेडिट क्या रहता है। एक्सपोर्ट बिल दो तरह के होते हैं। पहला डिमांड बिल, जो डिमांड पर या इंपोर्टर के समक्ष प्रेजेंट किए जाने पर पेबल होता है। डिमांड बिल के मामले में बैंकर एक्सपोर्टर को एडवांस ग्रांट कर सकता है, लेकिन ऐसे एडवांस का पीरियड नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे एडवांस एक्सपोर्ट बिल की रियलाइजेशन से ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाते हैं। जो अपने डिमांड बिल होते हैं वो एक्सपोर्ट बिल की रियलाइजेशन से ऑटोमेटिक लिक्विडेट हो जाते हैं। सेकंड हम देख रहे थे फ्रेंड यूजेंस बिल। यूजेंस बिल क्या है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैच्योर होता है। बैंक नॉर्मली ट्रांजिट पीरियड और ग्रेस पीरियड सहित शिपमेंट की तारीख से मैक्सिमम 180 दिन के लिए एडवांस देते हैं। ऐसे बिल इंपोर्टर के समक्ष प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके बाद देर आफ्टर कंसर्न बैंक द्वारा उन्हें अपने पास रिटेन कर लिया जाता है। इसकी ड्यू डेट पर उसे एक्सेप्टर के सामने पेमेंट के लिए दोबारा प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे बिलों के डीलिंग या निपटान के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है परचेजिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसमें एक्सपोर्टर का बैंक डॉक्यूमेंट्री बिल के परचेज पर डिस्काउंट फी और इंटरेस्ट चार्ज करके एक्सपोर्टर को इमीडिएट क्रेडिट रिलीज़ कर देता है। बाद में अगर ड्रॉवी बिल को ऑनर करने से मना कर देता है तो बैंकर ड्रॉवर यानी जो एक्सपोर्टर से इस राशि को रिकवर करने का एंटाइटल यानी अधिकारी होता है। अगर बैंक एक्सपोर्टर से भी वसूल नहीं कर पाता है तो फाइनल रेमेडी के तौर पर एक्सपोर्ट किए गए गुड्स को डिस्पोज ऑफ करके भी वसूल कर सकता है। अब परचेजिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल उस केस में किया जाता है जबकि जो अब एक्सपोर्टर है वो वेल नोन हो, रेप्यूटेड हो, क्रेडिट वर्दी हो और उसका गुड रिकॉर्ड हो। सेकंड मामले में होता है कलेक्शन ऑफ बिल। कलेक्शन ऑफ बिल में क्या होता है, इसमें एक्सपोर्टर अपने बैंक को एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन के लिए भेजता है, फिर उसका बैंक इंपोर्टर से बिल रियलाइज होने पर पेमेंट कर देता है। ऑब्वियसली इसमें एडवांस ग्रांट नहीं किया जाता है, क्योंकि बिल फॉर कलेक्शन ऑफ बिल जो है वो उसी मामले में होता है जबकि एक्सपोर्टर रेप्यूटेड नहीं हो या इस फील्ड में नया हो, तो उस केस में बैंक उसको एडवांस पेमेंट करके रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसमें कलेक्शन ऑफ बिल किया जाता है और इंपोर्टर से रियलाइज होने पर एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दिया जाता है। एलसी के थ्रू भी इसके अंदर होता है। एलसी में क्या होता है कि बायर जो इंपोर्टर होता है उसकी रिक्वेस्ट पर जो है सेलर के फेवर में एक एलसी इशू कर दी जाती है। एलसी के अंदर क्या होता है कि जो इशूइंग बैंक है वो अंडरटेकिंग दे देता है कि इस पेमेंट में इस गुड्स के में हमें पेमेंट देने की अंडरटेकिंग देता है। एक तरह की क्या इशू बैंक की तरफ से रिटर्न इन्फॉर्मेशन है कि उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स के सर्टेन अमाउंट के लिए क्रेडिट ओपन करने का इंस्ट्रक्शन मिला है। जिससे इंपोर्टर के रिक्वेस्ट पर एलसी ओपन होती है उसे एप्लीकेंट कहते हैं और एक्सपोर्टर को बेनिफिशियरी कहते हैं और इशू करने वाले बैंक को इशूइंग कहते हैं। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक्सपोर्टर को, वो पेमेंट के लिए निश्चिंत हो जाता है कि हाँ एलसी के अगेंस्ट पेमेंट है तो निश्चित रूप से पेमेंट आएगा। ये तो फ्रेंड मैंने आपको पूरा बताया एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में। ये जो सारी डिटेल थी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के बारे में, तो ये सारी डिटेल थी इंडियन रुपीज़ के अंदर। अब बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट भी होती है इन फॉरेन करेंसी में भी एक्सपोर्ट क्रेडिट होती है। वो क्या होता है उसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखेंगे। देखिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी ओवरव्यू एंड प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्या कहता है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेन क्रेडिट इन फॉरेन करेंसीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउज ऑथराइज्ड डीलर्स टू एक्सटेंड एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, यूरो एक्सेट्रा। यानी आरबीआई ने ऑथराइज डीलर को फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, यूरो इत्यादि में एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए अलाउ किया हुआ है। अब इनके पर्पजेस क्या हैं? पर्पज़ सबसे पहले एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी का पर्पज़ क्या है? एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स के लिए डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड इनपुट परचेज करना।
ठीक है। फॉर परचेजिंग डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड इनपुट फॉर गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड इंटरेस्ट आर लिंक टू लाइबोर एंड यूरो। ये लिंक किससे होता है, इसका इंटरेस्ट रेट किससे लिंक होता है, लाइबोर और यूरो से लिंक होता है। और थर्ड है एप्लीकेशन ओनली फॉर कैश एक्सपोर्ट, यानी कि केवल कैश एक्सपोर्ट के लिए ही ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन रिस्क एंड कॉस्ट बोन बाय एक्सपोर्टर, यानी रिस्क और कॉस्ट जो भी है वो एक्सपोर्टर के द्वारा बोन की जाती है इसके केसेस के अंदर। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फंड फॉर प्री शिपमेंट क्रेडिट, फॉरेन करेंसी बैलेंस, EEFC, RFC, FCNR, EFC अकाउंट। फॉरेन करेंसी लाइन्स ऑफ क्रेडिट विथ ओवरसीज बैंक मस्ट नॉट एक्सीड 0.75% ओवर 6 month लाइबर यूरो बैंक लाइन्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम अदर बैंक्स इन इंडिया। तो इसमें फ्रेंड्स क्या है कि सोर्सेज ऑफ फंड फॉर शिपमेंट क्रेडिट, इसमें क्या रहता है कि फॉरेन करेंसी में बैंकों के पास डिफरेंट अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस, जैसे कि एक्सचेंज जनरल फॉरेन करेंसी अकाउंट है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट है, एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट है। इनमें जो बैलेंस अवेलेबल है वो भी बैंकों के पास एक तरह का फंड होता है प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए। उसके अलावा फॉरेन करेंसी लाइन्स ऑफ क्रेडिट में क्या रहता है, बैंक ओवरसीज़ बैंक के साथ ऐसा अरेंज कर सकते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट लगता है वो 6 month लाइबर यूरो से 0.75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.75% से ज़्यादा होता है तो इन दैट केस बैंक को RBI का अप्रूवल लेना रहता है। भारत में स्थित बैंक से भी लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं अगर आपको अब्रोड से नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो अवेल लाइन्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंडियन बैंक्स ऑल्सो। डिटेल ऑफ प्री शिपमेंट क्रेडिट के अंदर देखिए, पीरियड मैक्सिमम 180 days, एक्सटेंडेबल विद एडिशनल 2% इंटरेस्ट, लिक्विडेशन फ्रॉम एक्सपोर्ट बिल प्रोसीड्स, रनिंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर विद गुड रिकॉर्ड एंड रीफाइनेंस नॉट प्रोवाइडेड बाय RBI। इसमें फ्रेंड्स देखिए, पीरियड जो है वो मैक्सिमम 180 दिन के लिए होता है, उससे अगर आगे हमने बढ़ाया तो 2% हमको एक्स्ट्रा एडिशनल ब्याज देना होगा। लिक्विडेशन के बारे में देखिए, एक्सपोर्ट बिल से जब उन्हें डिस्काउंट या डिस्काउंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है तो एक्सपोर्ट बिल बैंकों द्वारा कलेक्शन के लिए लिक्विडेशन कैसे होता है, एक्सपोर्ट बिल से होता है जब उन्हें डिस्काउंट या रीडिस्काउंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सपोर्ट बिल बैंकों द्वारा कलेक्शन के लिए एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। सेकंड, रनिंग अकाउंट फैसिलिटीज़ में फ्रेंड्स है केवल गुड रिकॉर्ड वाले एक्सपोर्टर को PCFC यानी प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी स्कीम के अंडर जो रीजनेबल टाइम में LC या फर्म ऑर्डर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे जो एक्सपोर्टर है उनको रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दी जाती है। रीफाइनेंस PCFC स्कीम के अंडर में RBI नहीं करता है, दैट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्राइम देखिए, पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसीज। इसका रिक्वायरमेंट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट मस्ट बी इन फॉरेन करेंसी, प्री शिपमेंट क्रेडिट वॉज इन फॉरेन करेंसी, रीडिस्काउंटिंग बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड अब्रॉड एट इंटरनेशनल रेट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी बाफ फॉर डिस्काउंटिंग विदाउट मार्जिन। तो फिर इसमें क्या है कि वैसे तो जो पोस्ट शिपमेंट है क्रेडिट है वो इंडियन करेंसीज और फॉरेन करेंसी दोनों में की जा सकती है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट रूल्स है कि अगर प्री शिपमेंट फॉरेन करेंसी में है तो पोस्ट शिपमेंट अनिवार्य रूप से फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, मस्ट बी इन फॉरेन करेंसी। रीडिस्काउंटिंग के बारे में क्या है, बैंकर्स जिसने फॉरेन करेंसी में ड्रॉन बिल डिस्काउंट किए हैं उन्हें ऐसे बिलों को अब्रॉड इंटरनेशनल रेट सेलिंग क्रेडिट पर पोस्ट शिपमेंट स्टेज में रीडिस्काउंटिंग करना अलाउ है। और ये रीडिस्काउंटिंग विथ रिकॉर्ड्स भी हो सकती है और विदाउट रिकॉर्ड्स भी हो सकती है। विथ और विदाउट रिकॉर्ड्स का मतलब देखिए फ्रेंड, विदाउट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है बिना लाइबिलिटी के। सपोज अगर ये कहा जाए कि सेल विदाउट रिकॉर्ड्स, इसका मतलब होगा कि बायर सारी रिस्क एक्सेप्ट करता है, ये रहता है इसका विद और विदाउट रिकॉर्ड्स का। फिर थर्ड पॉइंट में देखिए, बैंकर जो एक्सेप्टेंस फैसिलिटी बाफ जो है उसमें क्या है, बैंक खुद ओवरसीज बैंक के साथ या रीडिस्काउंटिंग एजेंसी के साथ बाफ लिमिट फिक्स कर सकते हैं। इस फैसिलिटी से वो बिना मार्जिन के एक्सपोर्ट बिल रीडिस्काउंट कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड फॉर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट सिमिलर टू प्री शिपमेंट। हमने देखा कि वहाँ पे प्री शिपमेंट में हमने देख लिया कि फॉरेन करेंसी बैलेंस जो रहता है बैंकों के पास अलग अलग अकाउंट्स में, जिसमें हमने देखा था एक्सचेंज जनरल फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट,
एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो बैलेंस है उसके थ्रू वो भी बैंकों के पास अवेलेबल होता है पोस्ट शिपमेंट के लिए भी, और फॉरेन करेंसी लाइन्स ऑफ क्रेडिट जो अब्रॉड में हम बैंकों से लेते हैं वो भी हमारे पास सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल रहता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए। रीडिस्काउंटिंग विद और विदाउट रिकॉर्ड्स टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल कंसिडरेशन इसमें जो है वो सबसे बड़ा स्पेशल कंसिडरेशन, यूजेंस बिल्स कवर एक्सपोर्ट बिल विद अप टू 180 डेज यूजेंस रिक्वायर्ड RBI अप्रूवल फॉर मोर, डिमांड बिल इंक्लूडेड इफ एक्सेप्टेबल टू ओवरसीज इंस्टीट्यूशंस। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि 180 दिन का जो पीरियड होता है वो यूजेंस बिल्स के लिए होता है। इससे ज़्यादा अगर हम जाते एक्सटेंड करते हैं तो हमें RBI का अप्रूवल चाहिएगा। डिमांड बिल नॉर्मली जो होता है फॉरेन करेंसी प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर ओवरसीज इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्टेबल हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा जो चैप्टर था, पूरा टॉपिक था, डिस्कशन था, वो था हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में, या हम कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग के बारे में। आई होप मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ये कोशिश है ये अपनी मंजिल को पहुंच रही है। और इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस का टाइमली रेस्पॉन्ड कर सकें, उनका जवाब दे सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।